जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की जो क्लास है वो परमार सर के द्वारा जो एसएससी के लिए एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो लेक्चर कराए जा रहे हैं 30 क्लासेस में रहने वाली हैं। तो उस क्लास का दूसरा प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम कराने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में। यदि आपने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो पहले वाली क्लास को जाकर के आप चैनल पर जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लेक्चर फर्स्ट का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड क्लास की ओर जाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में थर्ड क्लास का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप तीसरी क्लास पर जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दे दूंगा। इससे पहले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ये सीरीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो है अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची वर्तमान में देखने को मिलती है। वही बात करें, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। पारित कब हुआ? तो 16 आपका 26 नवंबर 1949 को ये पारित होता है। लागू कब हुआ संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को कहते हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से आपकी जो महत्वपूर्ण अनुसूची है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहली अनुसूची है वो भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन की बात। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा की गई है। वहीं बात करें आपका जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान है। उसके बाद अगर वहीं पर बात कर लें तो जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मेघालय की बात करी गई है। सातवीं अनुसूची राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा करती है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायत से और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित देखने को मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ से आपका बनता है, वैधानिक आयोग कौन कौन क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के एक्ट से आया। केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 का एक्ट आया। केंद्रीय सूचना आयोग 2005। और सीबीआई जो है आपका 1963 से आती है। संवैधानिक आयोग यूपीएससी है, वित्त आयोग है, एनएससीसी, एनएसएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी और जीएसटी परिषद, ये सभी के सभी संवैधानिक आयोग हैं। विधिक आयोग गैर संवैधानिक होते हैं और इसमें विधि आयोग 1834 में मैकाले के समय में आया और 1955 में एमसी सीतलवाड़ के समय इसको रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें? 403। और विधान परिषद की 100 सीटें। राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात इसमें होगी। और वेतन भत्ते की बात किसमें होगी? तो वेतन भत्ते की बात जो है अपवाद है इसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और राज्यपाल 159 में बात की गई है। वही बात करें वेतन भत्ते और शपथ की बात भी यहीं पर आपको की गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तो यहाँ से आपको एक बार और यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि जो आपका पहली जो अनुसूची है वो संघ एवं राज्य से संबंधित है। दूसरी वेतन भत्ते से। और तीसरी में शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में एससी एसटी का आरक्षण है, यानी कि जो व्यवस्था है आरक्षण की। छठवीं में आपका असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की जो आपका अनुसूचित जनजाति है विशेष आरक्षण व्यवस्था की गई है। उसके बाद सातवीं अनुसूची में क्या है? तो शक्तियों का पृथक्करण है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा है सातवीं अनुसूची में, जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती 3 सूची होती हैं। समवर्ती सूची दोनों के लिए होती है और ये हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। पहले कितनी थी इसमें? 47 विषय थे, अब कितने हैं? टोटल 52 विषय हैं। 5 विषय और जोड़े गए हैं जिसमें आपका शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। क्या है ये आपका? न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन इसमें जोड़ा गया है। उससे पहले संघ सूची में पहले 97 थी, अब 100 विषय हैं। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 65 विषय थे। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन से 1976 से 5 विषय जोड़े गए। ठीक है, जिसमें किस में जोड़े गए? तो ये 5 विषय इसमें जोड़े गए हैं। उसके बाद संघ सूची विषय में रक्षा, बैंकिंग, जनगणना, रेलवे, विदेशी मामले, डाकतार, ये संघ सूची के विषय हैं।
युद्ध शांति, शेयर बाजार, बीमा लॉटरी, RBI, सीमा शुल्क, ये सभी के सभी इसमें हैं। तो आपका जो आपके कौन से हैं संघ सूची के विषय हैं। अनुसूची 10 क्या कहती है? दल बदल विरोधी कानून है इसमें, और 2/3 मंत्री जो सदस्य हैं यदि दल बदलते हैं में जाते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी, अगर 2/3 मंत्री चेंज करते हैं तो। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आया। इस समय PM कौन थे? तो राजीव गांधी इस समय PM देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका जो 11वीं अनुसूची है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू, इसको 1993 में कर दिया गया। इसमें 29 विषय थे। जो आपका 12वीं अनुसूची है शहरी स्थानीय निकाय है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, इसमें 18 विषय हैं। जो आपका कोयलीहू बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का मामला, ये अनुसूची किसके तहत आता? 9 के तहत आता। जो भी कानून है वो जो आपका अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, इससे न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है, इससे ये कहा गया। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है राज्य सूची के विषय की बात, तो लोक व्यवस्था, भूमि, कारागार, पुलिस, गैस, शराब, मनोरंजन, विद्युत पर कर, लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति टैक्स, और आपका स्वच्छता, ये सभी के सभी राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय वन, शिक्षा, नापतोल, वन्यजीव संरक्षण, ये न्याय प्रशासन, बांट माप, जनसंख्या नियंत्रण, व्यवहार, तलाक, दीवानी था राजस्व, और फौजदारी मामले सभी के सभी समवर्ती सूची का विषय देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है दिल्ली में पुलिस, भूमि और केंद्र का विषय है। उसके बाद में अनुसूची 8 में भाषाएं हैं। कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। पहले 14 थी, अब 22 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 92 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली को जोड़ा गया। अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 PM नेहरू के समय। जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। कुल 13 कानूनों का इसमें उन्मूलन किया गया था। नोट, संसद गठन करती 1952 में पहली बार क्या बनी? तो पहला संविधान संशोधन नहीं किया गया। उसके बाद वर्तमान लोकपाल कौन है? तो अजय माडेग्राफ देखने को मिलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके प्रमुख प्रभाव क्या रहे? तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया तथा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से क्या हुआ? लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, मौलिक अधिकार इसमें जोड़े गए, और जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। इसको क्या बोलाते हैं? इसको लघु संविधान कहते हैं। DPSP 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 39A जोड़ा गया। इसमें मुफ्त विधिक सहायता दी जाएगी गरीबों के लिए। आर्टिकल 43A जोड़ा गया। इसमें वर्कर्स उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भाग दिया जाएगा। वहीं बात करें 39F में, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है। और आपका 48 से एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के संरक्षण की बात इसमें की गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या होता है? आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 302 जोड़ा गया। असमानता कम करना, आय और स्टेटस को बैलेंस करने के लिए आया था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 आता है। इस आर्टिकल 45 में क्या हुआ? तो इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की केयर की बात की है, देखभाल करेंगे। लेकिन जो इसी संविधान संशोधन से लेकिन आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। लेकिन इसमें देखो आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको देखभाल की बात। और आर्टिकल 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 97वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? भाग 9 ख जोड़ा गया और आर्टिकल 43 भी सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है BNS भारतीय न्याय संहिता के संबंध में। BNS में छोटे छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना है। BNS को क्या होता है? रिप्लेसिंग IPC तो इसको रिप्लेस किया गया। मांग का नियम क्या है? आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती हैं। सीमांत उत्पादन को कम करने का नियम क्या है? तो वो है आपका सीमांत उत्पादन शुल्क शुरू में इनपुट देता है, उपयोग के साथ साथ बढ़ता है और फिर गिरता है। इसे ही कहते हैं सीमांत उत्पादन को कम करने का नियम। परिवर्तनीय अनुपात का नियम क्या है? तो एक निश्चित बिंदु के बार बार बढ़ते इनपुट से सीमांत उत्पाद में गिरावट आती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है
भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के संबंध में सिफारिश की थी, तो विदेशी बैंकों को भारत में परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। कौन से कथन सही है? तो उसमें किसी बैंक की मुख्य देनदारी उसके पास रखी गई जमा राशि होती है, ये सही है। बैंक रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है अधिक समय के लिए देता है, ये सही है। देयता क्या होता है? लिबिलिटी क्या है? तो मान देयता और एक होता समय देयता। मान देयता होता है सेविंग अकाउंट जो होते हैं और करंट अकाउंट, और समय देयता इसे एफडी और आरडी कहते हैं। पूंजी क्या है? लोन को पूंजी कहा जाता है, पूंजी। इसके बाद में अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। बैंकों का बैंक इसको कहते हैं। मौद्रिक नीति ये जारी करता है, और ये रिवर्स रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों इस पर लगते हैं। और ये आपका CRR इसमें नो इंटरेस्ट लगता है, और SLR ये इस पर इंटरेस्ट लगता है। कुल बंदरगाहों की बात करें तो कुल बंदरगाह 13 हैं। कांडला ज्वारीय बंदरगाह ये गुजरात पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम है वर्तमान में। मुंबई बंदरगाह, ये मुंबई सबसे बड़ा है, मुंबई में। नावास सेवा बंदरगाह ये मुंबई में है। उसके बाद मार्मगाम, तो गोवा जुआरी पोर्ट ये लौह अयस्क के लिए काम करता है। कोच्चि केरल के लिए, मैंगलुरु कर्नाटक के लिए, एंड नॉर्थ तमिलनाडु के लिए काम करता है। वही बात करें तितुकोरिन, ये भी तमिलनाडु का ही है। चेन्नई ये भी तमिलनाडु का ही देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम आपका गहरा देखने को मिलता है, बहुत सबसे ज़्यादा गहरा देखने को मिलता है। वही बात करें पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और हुबली पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज 1975 में बनता है, समझौता 1996 में होता है। पोर्ट विलियम अंडमान निकोबार देखने को मिलता है आपका जो बंदरगाह है। ये आपका मैपिंग से आप समझ सकते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर 13 बड़े बंदरगाह हैं, 185 छोटे बंदरगाह हैं। तो बड़े बड़े बंदरगाह हैं जो यहाँ पर दे दिए गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। अन्य बैधावन पोर्ट महाराष्ट्र में है, बिजमिम केरल में है जो आपका बंदरगाह है। हब्बनटोटा श्रीलंका में है, सितवे पोर्ट म्यांमार में है, चबहार ईरान में है, ग्वादर पाकिस्तान में है, और कोको म्यांमार में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हिमालय नदी, ये 12मासी नदी होती है, ग्लेशियर से बहती है। सबसे लंबा रास्ता इनका हिमालय नदी कौन सी? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। रावी, ब्यास, सतलज और चेनाब, झेलम ये सिंधु की सहायक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होती है और छोटा इनका रास्ता होता है। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है? मौसमी नदी, जो मौसम के हिसाब से बहती हैं और इनका रास्ता छोटा होता है। प्रायद्वीपीय नदी भारत की नदियाँ, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपको दे रखी है एक साइड में, इधर अरब सागर की तरफ गिरती हैं ये। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ये आपको दे रखी हैं। तो एक बार से ज़रूर इनको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार से, इस मैप पर यहाँ पर दर्शा दिया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट कि गोदावरी, जो गोदावरी की बात हो रही है तो इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी यही है। वही बात करें इसमें पूर्वी तटीय मैदानों के साथ डेल्टा बनाने का काम इसी का है। 1465 किलोमीटर लंबी है। त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम है। कृष्णा का उद्गम कहाँ से है? तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और मालेश्वर से। कावेरी का 1313 लंबाई है, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक से इसका उद्गम देखने को मिलता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो गोदावरी सहायक नदी है तो मंजीरा, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा, सबरी, वृद्धा, बेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा और इंद्रावती। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जितनी भी देखने को मिली हैं ये सभी की सभी सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कृष्णा की सहायक, तुंगभद्रा, सीमा, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना और दूधगंगा। 6 भौगोलिक भारत के, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और द्वीप समूह, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको मैप पे भी दर्शा दिए हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ भारत के सभी पर्वत और पहाड़ियाँ ये यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ से, वायुमंडल 5 स्तर पे होता है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और CO2 0.03%। प्रत्येक 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरता है। सबसे ऊपर वायुमंडल होता है, सबसे नीचे पृथ्वी होती है, उससे ऊपर क्षोभमंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उस मध्यमंडल, फिर होता है आयन मंडल, उसके बाद होता है आपका वायुमंडल। समताप मंडल में ओजोन परत होती है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से ये बचाती है। क्षोभमंडल क्या होता है? तो सभी मौसमी घटनाएं यहाँ होती हैं। इक्वेटर से 18 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, और पोल से ये 8 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है।
पृथ्वी पर सौर विकिरण में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक तो सूर्य की किरणों का आपतन कोण होता है। दिन की अवधि इसमें बढ़ती है। वायुमंडल की पारदर्शिता यहाँ देखने को मिलती है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है उसकी परिभाषा दी गई है। दिन की अवधि कैसे बढ़ती है घटती है ये इसमें बताया गया है। वायुमंडल की पारदर्शिता के बारे में चर्चा और पृथ्वी की सूर्य से दूरी में भिन्नता, ये सारी की सारी बात इसमें बताई गई है। उसके बाद बात करें मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान शुरू कब हुआ, तो ये हुआ था औरंगजेब के समय 1658 से 1707, और 1707 में हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को जिंदा पीर कहते हैं, इसे आलमगीर भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा 1616 में, इसकी पत्नी है दिलराज बानो बेगम। बीबी का मकबरा 1660 में बना था। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। वीणा वादक कौन है, तो संगीत नृत्य पर प्रतिबंध नहीं लगाए, केवल वीणा पर वीणा वादक। और जो आपका संगीत पर और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भांग की खेती पर रोक लगा दी गई इस समय औरंगजेब के टाइम पर ही। और धर्मत का युद्ध होता है 1658 में औरंगजेब और दारा सिखों के बीच सामूगढ़ में। 1658 में यहाँ पर भी इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इसमें आगरा को कब्जा कर लिया जाता है। देवराई 1659 में दारा सिखों को पूर्ण रूप से हराया इन्होंने। गोलकुंडा विजय 1687 में, बीजापुर 1686 में जीता। उसके बाद जो अगला प्रश्न है रास बिहारी बोस, तो दिल्ली षड्यंत्र केस 1992 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर इन्होंने बम फेंक दिया और इनको फिर फांसी दे दी गई। तो ये पीडीएफ आपको ज्यों का त्यों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आगे की जो पीडीएफ है उसे आप आगे देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।